बिहार दरोगा, बिहार एसआई को लेकर कई सारे छात्र जो है लगातार डिमांड कर रहे थे कि जो है इसकी भी टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट की जाए। तो आज से हम लोग बिहार दरोगा की टेस्ट सीरीज जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इरुटेरिया का खाकी सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 01 जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए अलग से जो है बिहार दरोगा 2025 के नाम से एक लिस्ट जो है बना दी गई है। सारे वीडियो उसी के अंदर ऐड होंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग अलग पब्लिकेशन का जो आपकी डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट सीरीज उसमें ऐड करते रहें। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टेस्ट 01 को सॉल्व करते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में आपका महोत्सव और त्यौहार दिया गया है, सूची 2 में राज्य और स्थल दिया गया है। तो इनको क्या करना है, आपको मैच करना है। पहला दिया गया है आपका फ्लेमिंगो महोत्सव, इसके बाद दूसरा दिया गया है पांगफाऊ पाफ अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, 23वां दिव्य कला मेला। मैच करना है आपको इस साइड आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, अरुणाचल प्रदेश, बड़ोदरा, गुजरात। तो पहला है आपका फ्लेमिंगो महोत्सव, तो ए का क्या होगा, इसको मैच कराइए आप लोग। तो ए का क्या होगा, ए का 1 होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ए का जैसे हमने 1 मैच कराया तो आपका एक ही विकल्प में दिया हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही विकल्प से आपका काम हो जाता है। ठीक है, बाकी देखते हैं। पांगफाऊ पाफ अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बी का 3। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु, सी का 2। और 23वां दिव्य कला मेला हो जाएगा बड़ोदरा, गुजरात। तो आपका सी विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो आप लोग कोशिश किया करिए एग्जाम में, परीक्षा हॉल में, ताकि कम समय लगे। तो वो एक दो आप जो आपको याद रहे पहले उनको मैच कराइए। अगर उस जो है मैचिंग से आपका निकल जा रहा है तो समय आपका जो है जाता है। थोड़ी सी इसकी हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। तो इसकी व्याख्या में और भी महोत्सव दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो है प्रश्न बन सकता है। जैसे आपका है छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में, पहला वाला आपने देख ही लिया। पांगफाऊ पाफ अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हिमाचल प्रदेश में, 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा गुजरात, न्योकुम युलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, हैराथ पर्व जम्मू कश्मीर में, 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में, थाई पूफम त्यौहार तमिलनाडु में, सांभर फेस्टिवल राजस्थान में, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये व्याख्या करने से क्या हुआ कि आपका जो टॉपिक है महोत्सव और त्यौहार एक तरीके से आपका तैयार हो गया। अगर इसके आसपास भी प्रश्न आपका बनेगा तब भी आप लोग जो है निकाल ले जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से किस देश में HMPV वायरस का फैलाव हुआ है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है वायरस, तो आप लोग गेस करिए तो कहाँ पर हुआ है फैलाव HMPV वायरस का। तो ये हुआ है आपका चीन के अंदर। ठीक है, आइए इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में फिर से एक नया वायरस का संक्रमण जो है फैला है, जिसका लक्षण हूबहू थोड़ा सा कोरोना वायरस की तरह जो है मैच खाता है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीज में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा असर है ये छोटे बच्चों पर, खास तौर पर 2 साल से कम उम्र के बच्चों पर देखा जा रहा है। चीन का जो रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDF है, उसके मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद हो जाना और गले में घरघराहट शामिल है। अगर हम बात करें HMPV वायरस की, तो इसकी पहचान पहली बार 2001 में हुई थी, जब एक डच शोधकर्ता ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम हॉल में गलतियां हो जाती हैं। पहला कथन क्या है, अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में INF मुंबई ने भाग लिया है। दूसरा कथन क्या है, इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, समुद्री अवरोधन संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। तो दोनों कथन क्या है आपका, सही है। ठीक है,
अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो जो आपका ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास लापेरोफ है, जिसका चौथा संस्करण हुआ है, इसमें जो आईएनएस मुंबई ने भाग लिया है, ये एक मिसाइल विध्वंसक है जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है। और इस संस्करण में ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, रॉयल नौसेना, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना, इंडोनेशिया की नौसेना, मलेशिया की रॉयल नौसेना, सिंगापुर की नौसेना और कनाडा की रॉयल नौसेना ने जो है इसमें भाग ले रही हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतनी देशों की नौसेनाएं इसमें भाग ले रही हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तीनों कथन क्या है आपके सही हैं, तो इनको ध्यान से आप लोग पढ़ लें। इसका विकल्प डी सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों क्या हैं आपके सही हैं। तो आइए देखते हैं कथन में क्या कहा गया है। इससे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अंतर्गत आता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो जो टोटल बजट है वो कितने का है, 6,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है। वो कौन सा मंत्रालय है आपका, रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025 को सुधार वर्ष जो है घोषित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्धक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार बल में रूपांतरित करना, जो बहुक्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चर्चा में रहा बिलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो बिलो को किसने जो है विकसित किया है, गूगल ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिलो सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिट्स का उपयोग करके कार्य करता है, जो अत्यंत कम तापमान पर क्वांटम व्यवहार प्रदर्शित करने वाले छोटे विद्युत सर्किट होते हैं। इसने जटिल गणना को 5 मिनट से भी कम समय में हल कर दिया, जिसे पूरा करने में एक सुपर कंप्यूटर को लगभग 10 सेप्टिलियन यानी 10 से 25 वर्ष लगते हैं। क्वांटम चिप क्या होता है, एक विशेष प्रकार की कंप्यूटर चिप है जिसे क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो परमाणुओं जैसे बहुत छोटे कणों का विज्ञान है। अगर हम बात करें जो नियमित चिप्स होती हैं, ये सूचना को संसाधित करने के लिए बिट्स यानी 0 और 1 का उपयोग करते हैं। वहीं पर जो क्वांटम चिप्स होती हैं ये जो है क्यूबिट्स का, इसका क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो एक ही समय में 0 या 1 या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है नियमित चिप में और क्वांटम चिप में। तो ये जो पूछा गया है प्रश्न क्यूबिट्स वाला, ये प्रश्न जो है यूपीएससी पूछ चुका है एक बार, ठीक है, कि भाई जो क्वांटम चिप्स होती हैं वो क्या इस्तेमाल करती हैं, तो वो क्यूबिट्स का इस्तेमाल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है, नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका बिहार के नए राज्यपाल। तो आप लोग जानते हैं 2 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है आरिफ मोहम्मद खान जी ने, ठीक है। तो आपका ये तो सही हो गया। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, तो इसको स्टार्ट किया है दिल्ली सरकार ने, ये भी आपका सही है। 78 संतोष ट्रॉफी विजेता यहाँ पे दिया गया है केरल, जो कि दिया गया है गलत, ठीक है। सही क्या है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ने जो है केरल को हराकर 78 यानी 78वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। और आप लोग जानते ही संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल से जुड़ी हुई है, तो फुटबॉल से जुड़ी जो है ट्रॉफी है।
अगला है आपका डोम सिटी का निर्माण प्रयागराज महाकुंभ में, ये सही है। तो प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पहली बार जो है डोम सिटी का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड के अंदर किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किए गए। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 8 जिलों 11 शहरों में आयोजित किए गए। राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ने जो है भाग लिया। 17 दिनों में 35 खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें 33 खेलों के लिए पदक जो है दिए गए। योग और मलखम्ब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। इस आयोजन में देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट भाग लिए। स्थिरता पर ध्यान देने के साथ इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी? हरित खेल। आयोजन स्थल के पास स्पोर्ट्स फॉरेस्ट नामक विशेष पार्क विकसित किया गया, जहां एथलीटों और मेहमानों द्वारा 10,000 से अधिक पौधे लगाए गए। एथलीटों के लिए पदक और प्रमाण पत्र पर्यावरण के अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 22वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। तो ये सारे कथन क्या हैं? आपके सही हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 22वां संस्करण 5 जनवरी को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। द बुटलिफ्ट फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया। फिल्म शोगुन ने टेलीविजन श्रेणी में 4 पुरस्कार जीते। ये तीनों कथन क्या थे? तीनों आपके सही थे। ठीक है, 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया था द बुटलिफ्ट फिल्म को। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पामेला एंडरसन ने फिल्म द लास्ट सोल्जर के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा द बुटलिफ्ट मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रदर्शन ड्रामा। एड्रियन ब्रॉडी द बुटलिफ्ट में मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रदर्शन ड्रामा। फर्नांडा टोरेस मैं अभी भी यहाँ हूँ सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मोशन पिक्चर। एल मॉल क्लेमेंट डुकोल केमली और जैक्स आयार्ड द्वारा एमलिया पैरेज से। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा एमलिया पैरेज। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर एनिमेटेड फ्लो। सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा शोगुन। सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज कॉमेडी या म्यूजिकल हैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। यह सुरंग कितने किलोमीटर की है? तो इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर है। ठीक है, इसके निर्माण में टोटल जो है 2700 करोड़ रुपए जो है से अधिक की लागत इसमें आई है। इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और एक अप्रोच रोड शामिल है। समुद्र तल से ये जो है 8650 फीट जो है अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह परियोजना लेह के रास्ते श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी। तो देखा जाए तो लेह के रास्ते श्रीनगर और सोनमर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। कौन कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो आपके विकल्प हैं पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, उपरोक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। आप लोग जानते ही हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें अस्थायी मेंबर भी होते हैं और अस्थायी मेंबर होते हैं। तो अस्थायी सदस्य के तौर पर पाकिस्तान और 4 देशों को 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए
चुना गया है। जून में हुए चुनाव में 2025-26 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, तो इसकी एक ट्रिक याद कर लो। डीएसपी जी पाकिस्तान चले गए। ठीक है, क्यों चले गए, तो आप जानते हैं क्योंकि उनको अस्थायी सदस्य के रूप में 2025-26 के लिए चुन लिया गया है। तो टिक से याद करो, डी से क्या हो जाएगा डेनमार्क, एफ से क्या हो जाएगा आपका सोमालिया, इसके अलावा आपका पी से हो जाएगा पनामा, और जी से हो जाएगा ग्रीस, और पी से पाकिस्तान। तो डीएसपी जी पाकिस्तान चले गए, इससे आप इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा जो जूनियर आपके सब इंस्पेक्टर हैं यानी जूनियर एफआईजी, ये कहाँ चले गए, माल्टा और मोजाम्बिक। इससे क्या होगा कि इनका समाप्त हुआ है दिसंबर 2024 में कार्यकाल, तो उनके स्थान पर ये लोग आए हैं, तो वो भी याद हो जाएगा। तो जे से जापान हो जाएगा, और एफ से स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है, आई से इक्वाडोर हो जाएगा, और 2 से माल्टा और मोजाम्बिक। तो इनका समाप्त हुआ है दिसंबर 2024 में, क्योंकि आजकल एग्जाम में उल्टा भी पूछता भाई कि इनका समाप्त हुआ है, ये भी पूछ लेगा। तो इससे जूनियर एफआईजी माल्टा मोजाम्बिक चले गए, इससे याद हो जाएगा कि भाई इनका समाप्त हो गया है। और डीएसपी जी पाकिस्तान चले गए, इससे याद हो जाएगा कि भाई इनका कार्यकाल शुरू हो गया है 2025-26 के लिए। और बाकी आप लोग जानते ही हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 परमानेंट मेंबर है यानी अस्थायी सदस्य हैं वो कौन से हैं, अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। और इनको क्या प्राप्त है, इनको वीटो अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि आपका सही है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ये भी आपका सही है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी आपका सही है। 30 जनवरी को दिया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि क्या है आपका गलत है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 30 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, बल्कि ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट और याद कर लो। 4 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस। इसके अलावा 9 जनवरी को आपका मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसके अलावा आपका 17 जनवरी को 17 जनवरी को विश्व जल पक्षी दिवस जो है मनाया जाता है। इसके अलावा आपका 26 जनवरी को आप लोग जानते ही हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या, शहीद दिवस। तो ये जनवरी के बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी दिवस थे, यहाँ पर चर्चा इस पर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है, K2-18b। क्या नाम है, K2-18b। इसे जो है इपिक EPIC 2019 1255 2b के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके का एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, और K2-18 नामक एक लाल बौने तारों के चारों ओर ये जो है घूमता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया। घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका राजगीर में स्थित है। झांकी में प्राचीन नालंदा महाविहार के भग्नावशेष को भी दर्शाया गया था। भारत का 76वां गणतंत्र दिवस समारोह, जो इसके मुख्य अतिथि थे
प्रबोवो सुबियांतो थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस 2025 के झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश की झांकी को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। पहला कथन क्या है? गुकेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पहला कथन क्या है आपका? सही है। अगला है, श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी से सम्मानित किया गया। ये भी आपका सही है। सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक्स में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह आपका क्या है? गलत है। इनको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। यानी तीसरा क्या हो गया आपका? गलत हो गया। जैसे ही आपका तीसरा गलत हुआ, ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए और आपका 1, 2 क्या हो गया? सही हो गया। युवा और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 के लिए किए गए पुरस्कारों की घोषणा में अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 जिसको किसको मिला है? श्री सुच्चा सिंह जी को मिला है एथलेटिक्स के लिए, और श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर को पैरा तैराकी के लिए। वहीं पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जिसको मिला है श्री गुकेश डी को शतरंज के लिए, श्री हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, श्री प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए, सुश्री मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है आपका? NVF-02 उपग्रह जो इसरो के 100वां उपग्रह है, जिसे किस प्रक्षेपण यान रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। NVF-02 उपग्रह इसरो का कौन सा नंबर का है? ये 100वें नंबर का उपग्रह है। ठीक है, तो इसका प्रक्षेपण यान या रॉकेट कौन सा है? तो इसमें जो प्रक्षेपण यान इस्तेमाल हुआ है उसका नाम क्या है? GFLB F-15। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि इसरो का 100वां उपग्रह है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी व्याख्या में इसरो के वर्ष 2024-25 के प्रमुख मिशन भी दिए गए हैं। NVF-02 जिसे GFLB F-15 प्रक्षेपण यान से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं 2024-25 के प्रमुख मिशन इसरो के। मिशन उपग्रह यहाँ पर दिया गया है, प्रक्षेपण तिथि है, प्रक्षेपण यान और रॉकेट दिया गया है। पहले बात करते हैं निफार की। तो निफार जो है इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को रखी गई है तिथि। यान इसमें जो इस्तेमाल होगा वो GFLB F-16 इस्तेमाल होगा। अगला है आपका जो है एक्जिम 4, 25 जून 2025 को इसकी डेट है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री EOF-9 जो कि असफल हुआ है, 18 मई 2025 को इसकी डेट थी। PFLB सी एक्सपर्ट इसमें इस्तेमाल हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है EOF-09 क्योंकि ये फेल्ड हो गया था। ठीक है, 18 मई 2025 की डेट भी याद कर लेना। और इसमें जो प्रक्षेपण यान इस्तेमाल हुआ है PFLB C-51 इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, अगला है आपका स्पार्डेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 PFLB C-50 में यूज हुआ है। प्रोबर 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को PFLB C-59 इसमें यूज हुआ था। GFAT-20 जिसे N2 भी बोलते हैं 19 नवंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया था। स्पेस एक्स फाल्कन 9 इसमें रॉकेट इस्तेमाल हुआ था। EOF-8 मिशन 16 अगस्त 2024 को FFLB D3 इसमें यूज हुआ था। इनफैट 3DF 17 फरवरी 2024 को इसमें GFLB F-14 का इस्तेमाल हुआ था। एक्सपोफैट मिशन 1 जनवरी 2024 को इसमें PFLB C-58 का इस्तेमाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो इसका निर्माण होगा गोपालगंज जिले में। ठीक है, इसके अलावा बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में राज्य के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा।
तो राज्य का पहला अगर पूछा जाए टूरिस्ट पार्क, ठीक है, तो इसका निर्माण कहां पर होगा? भागलपुर में। वहीं पर अगर पूछा जाए गंडक नदी किनारे पहला घड़ियाल अभ्यारण्य, तो इसका निर्माण कहां होगा? गोपालगंज में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन आपको करना है, ठीक है। जो स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, उसको आपको चुनना है। पहला कथन क्या है? श्री दुब्बर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि आपका सही है। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113 व्यक्तियों को दिया गया। तो ये तो बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा ही गया है अभी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। टोटल कितने हैं? 139 हैं। पद्म विभूषण 07 हैं, पद्म भूषण 19 हैं और पद्मश्री 113 हैं। अगला जो आपका कथन है, पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, जो कि आपका क्या है? गलत है। पद्म पुरस्कार 2025 में कुल 25 नहीं, 23 महिलाओं, 10 विदेशी या कह सकते हो आप एनआरआई तथा 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ये कथन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट है, पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो वो 7 व्यक्ति कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला नाम है शारदा सिन्हा जी का, इनको मिला है पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में मरणोपरांत। दूसरा नाम है आपका सुशील कुमार मोदी जी का, इनको मिला है पद्म भूषण सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, इनको भी मरणोपरांत मिला है। अगला नाम है आचार्य किशोर कुणाल, इनको पद्मश्री मिला है। सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको भी मरणोपरांत मिला है। इसके अलावा अगला नाम है भीम सिंह भवेश का, इनको मिला है पद्मश्री सामाजिक कार्य के लिए। अगला नाम है आपका हेमंत कुमार का, इनको पद्मश्री मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला नाम है निर्मला देवी का, पद्मश्री मिला है कला के क्षेत्र में। और अगला नाम है विजय नित्यानंद सूरेश्वर जी महाराज, इनको मिला है पद्मश्री आध्यात्मवाद के क्षेत्र में। इसके अलावा पद्म पुरस्कार 2025 में पद्म विभूषण विजेता जो कि निम्न दिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। पद्म विभूषण विजेता संबंधित क्षेत्र और संबंधित राज्य। श्री दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी दवा के क्षेत्र में तेलंगाना के हैं। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामले में चंडीगढ़ के। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कला के क्षेत्र में गुजरात की हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में कर्नाटक के। श्री एम.टी. वासुदेवन नायर मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल के। श्री ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग जापान के हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, ये आपकी बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 18वीं वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन को चुने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 कथन दिया गया है और तीनों क्या हैं? सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अब तीनों को ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो भी इसमें तथ्य दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वनावरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। अगर हम लोग भारत वन स्थित रिपोर्ट IFFR की बात करें, तो यह जो है भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FFI के द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित की जाती है। सर्वप्रथम यह वर्ष 1987 में प्रकाशित की गई थी
IFFR 2023 रिपोर्ट इस यश श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। इसे 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा इसे जो है विमोचित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। तो नंबर 1 पर आपका मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 77,073 वर्ग किलोमीटर। फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ आएगा। वहीं पर अगर बात करें क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य, तो हरियाणा आएगा, 1614 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर पंजाब 1846 वर्ग किलोमीटर। फिर गोवा आपका 2266 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपका पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार में सर्वाधिक है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा गहरा भूरा होता है। इसका विस्तार गया के दक्षिणी मैदान पटना भागलपुर तक है। बिहार राज्य गंगा के मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ जलोढ़ मैदान पर स्थित है। थोड़ा सा इसको डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपकी पर्वतीय मिट्टी है। यहाँ पर आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर मिट्टी मिलेगी। यहाँ पर आप जो इसको देख रहे हैं तो ये आपका है टाल मिट्टी। यहाँ पर आपका लाल बलुई मिट्टी है। ये जो मिट्टी है आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये आपका लाल पीली मिट्टी है। ये जो मिट्टियाँ हैं ये आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी है, खादर मिट्टी जिसको बोलते हैं। और ये आपका जो है तराई मिट्टी है। यहाँ पर आपको गंगा नदी आपको दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो आपका 30 मीटर है। कोसी के मैदान में धान, गेहूं, मक्का, जूट जैसी जो है फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया है। ठीक है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सूची 1 में अनुसंधान संस्थान दिया गया है, सूची 2 में शहर दिए गए हैं। पहला है आपका शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर दिया गया है? जोधपुर, जो कि क्या है? सही है। अगला है आपका हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, ये दिया गया है देहरादून, जो कि क्या है? आपका गलत है। ये कहाँ पर है? हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये वाला जो प्रश्न है अभी यूपी PCS प्री 2025 में पूछा गया है। अगला क्या है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, ये आपका जोरहाट में है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ये आपका जबलपुर में। यानी ये तीनों आपके सही थे। बी वाला क्या था? आपका गलत था, क्योंकि ये हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में नहीं है। ये कहाँ पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। आइए कुछ और अनुसंधान संस्थान देख लेते हैं जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय चावल शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? आपका कटक में है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम, सीसा और जफ्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए आप लोग, तो इसमें कौन सा होगा? आपका राजस्थान। तो आप सभी जानते ही हैं कि राजस्थान भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा रखता है। साथ में आप लोग जानते हैं कि
जो है जिप्सम एक आवश्यक खनिज भी है जिसका उपयोग हम लोग विभिन्न उद्योगों में करते हैं, जैसे सीमेंट, कृषि, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वहीं पर अगर बात करें हम लोग गैलेना की, गैलेना और आपका फेफेलेराइट की, तो ये किसके जो है अयस्क हैं? सीफा और जफ्ता के। सीफा और जफ्ता के, कभी कभी साइंस में ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। गैलेना किसका अयस्क है या फेफेलेराइट किसका अयस्क है? सीफा और जफ्ता के। इसके उत्पादन में भी जो है आपका जो है राजस्थान नंबर 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है? तो उस चट्टान का नाम क्या है? कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कायांतरित चट्टानें जो हैं ये उच्च ताप और दबाव के कारण जो है बनती हैं। ये चट्टानें तब बनती हैं जब पहले से मौजूद चट्टानें जैसे अवसादी या आग्नेय अत्यधिक गर्मी, दबाव या गर्म तरल पदार्थों के संपर्क में आती हैं। जब चट्टानें पृथ्वी की गहराई में या टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने वाले क्षेत्र में अधिक गर्मी और दबाव का सामना करती हैं तो वे कायांतरित हो जाती हैं। नीस जिसे बोलते हैं जेनेसिस एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है जो अत्यधिक गर्मी और दबाव में ग्रेनाइट के बदलने से बनती है। तो इस चार्ट में आप अच्छे से फ्लो चार्ट में समझ सकते हैं, यह है आपकी आग्नेय चट्टान, यह है आपका रूपांतरित चट्टान और यह है आपका तलछटी चट्टानें। तो अगर हम बात करें जो आपकी तलछटी चट्टानें हैं, अगर इनकी मेल्टिंग एंड कूलिंग होगी तो क्या बनेगा? आपका आग्नेय चट्टान बनेगा। वहीं पर अगर आग्नेय चट्टान का अपलिफ्ट एंड इरोजन होगा तो आपका बनेगा तलछटी चट्टान। वहीं पर अगर आग्नेय चट्टानों की जो है हीटिंग एंड प्रेशर अगर दिया जाएगा उस पर तो आपका रूपांतरित चट्टान बनेगा। वहीं पर अगर रूपांतरित चट्टान को मेल्टिंग एंड कूलिंग का सामना करना होगा तो आपका आग्नेय चट्टान बनेगी। वहीं पर अगर बात करें रूपांतरित चट्टान की अपलिफ्ट एंड इरोजन होगा तो तलछटी चट्टानें बनेंगी और तलछटी चट्टानों को अगर हीट एंड प्रेशर क्रिएट होगा तो आपका रूपांतरित चट्टान जो है बनती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 40 से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो इन पवनों को क्या कहते हैं? पछुआ हवाएं। सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो यह आपका हो गया 0 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया आपका विषुवतीय निम्न दाबीय क्षेत्र एवं ITC2Z जोन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? तापमान ज़्यादा होगा, दाब जो है यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे आपका उच्च दाब होगा और यहाँ पर भी उच्च दाब होगा। इसके अलावा ये वाला जो एरिया होगा 30 डिग्री एन यानी नॉर्दर्न और 30 डिग्री सदर्न, ये दोनों क्या होंगे? आपके उच्च दाबीय क्षेत्र होंगे। इसके अलावा ये जो आपका पूरा जोन बनेगा ध्रुवीय निम्न दाबीय क्षेत्र, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे पछुआ पवनें इस तरीके से चल रही हैं। और यहाँ पर ध्रुवीय निम्न दाबीय क्षेत्र सेम वही पैटर्न आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी जो है बनने वाला है। तो यहाँ पर आपको पछुआ पवनें देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से चलते हुए, ठीक है। अब इसकी व्याख्या में इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। पछुआ पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों की ओर बहने वाली पवनें हैं, जिनको आपने डायग्राम में अच्छे से देख लिया होगा। उच्च दाब से किस तरफ फ्लो करेंगी? निम्न दाब। यहाँ से देखो आप लोग, तो ये आपका यहाँ पर अगर देखो क्षेत्र, तो ये आपका ये उच्च दाबीय क्षेत्र है और ये ध्रुवीय निम्न दाबीय क्षेत्र है। तो पवनें आपको इस तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। इसको भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पर आपका जो है दक्षिण पश्चिम की ओर जाती आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो उसका जस्ट अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनें जल के विशाल विस्तार के कारण अधिक प्रबल
और स्थिर होती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध की विशाल भूमि के असमान राहत के कारण अनियमित होती हैं। पछुआ पवनें 40 डिग्री से 65 डिग्री सदर्न अक्षांशों के बीच सबसे अच्छी तरह विकसित होती हैं। व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री नॉर्दर्न से 30 डिग्री नॉर्दर्न तथा दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री सदर्न से 30 डिग्री सदर्न के बीच स्थित बेल्ट में बहती हैं। हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। भूमध्य रेखा पर निम्न दाब और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर उच्च दाब होता है, इसलिए हवा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर चलती है। चूंकि पृथ्वी का घूर्णन कोरियोलिस प्रभाव जो है उत्पन्न करता है, इसलिए हवा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर चलती है। तो इसको याद रखिएगा, हवा जो है दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर चलती है। कई बार प्रश्न इस पे जो है पूछा गया है। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश के वे क्षेत्र जहां हवा नीचे की ओर बहती है और शांत तथा हल्की परिवर्तनशील हवाएं चलती हैं, ये हवाएं अपेक्षाकृत शुष्क होती हैं और मौसम शांत और स्थिर रहता है। इस अक्षांश क्षेत्र को अफ्र अक्षांश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं। पहला कथन है, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील में मिलती है, जो कि आपका कथन क्या है, सही है। अगला है, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पर नील नदी नहीं होगा, यहाँ पर होगा गंगा ब्रह्मपुत्रा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। डेल्टा शब्द का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नील नदी के तिकोने डेल्टा के बारे में सबसे पहले बताया था। अगर भारत में बात करें, डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। वहीं पर नर्मदा और ताप्ती, कई बार पूछा गया, ये नदियां जो हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये नदियां डेल्टा के बजाय क्या बनाती हैं, ज्वारंद मुख बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ज्वारंद मुख बनाती हैं। अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 27, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। तो इस दर्रे का नाम क्या है, पाल घाट नाम है। ठीक है, जिसे जो है पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है, एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर में और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण में जोड़ता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें थाल घाट की, थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से, भोर घाट जो है आपका मुंबई को पुणे से, इसके अलावा आपका हल्दी घाटी दर्रा है जो कि राजस्थान के राजसमंद को पाली जिलों से, वहीं पर चोरला घाट दर्रा है जो कि गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र की सीमाओं के चौराहे पर जो है स्थित है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है। तो राज्य कौन सा है, वो आपका है सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करिए। तो पहली सूची में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया है, दूसरी सूची में राज्य दिए गए हैं। तो आपको बताना है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल कहाँ पर है, सिमलीपाल जो है उड़ीसा के अंदर है। तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका है दिहांग दिबांग। तो दिहांग दिबांग कहाँ है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, यानी बी का 3 हो जाएगा। नोकरेक, नोकरेक कहाँ पर है, ये आपका मेघालय में है।
यानी सी का 2 हो जाएगा। वहीं पर बात करें कोल्ड डेजर्ट की, ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, यानी डी का आपका 1 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, 4321। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी निकेत आला किससे संबंधित है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। कन्वेंशन दिया गया है, लागू हुआ बेफल कन्वेंशन मई 1992 में, ये सही दिया गया है। अगला है आपका रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 में, ये भी आपका सही है। इसके अलावा दिया गया है स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में, ये भी आपका क्या है, सही है। तो पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है, तो क्या हो जाएगा आपका डी विकल्प सही होगा। अगर हम लोग बेफल कन्वेंशन की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य खतरनाक और अन्य प्रकार के कचरे के सीमा पार परिवहन और निपटान को नियंत्रित करना है। बेफल कन्वेंशन 22 मार्च 1989 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे और 5 मई 1992 को ये लागू हुआ था। वहीं पर रॉटरडैम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल देशों के बीच पूर्व सूचित सहमति यानी पीआईसी प्रक्रिया के माध्यम से साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। वहीं पर स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों यानी पीओपी से बचाना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 22 मई 2001 को हस्ताक्षरित हुआ था और 17 मई 2004 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन क्या है, इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है, जो कि सही है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है, यानी अगर आपका ये सेंटर है और ये आपका परिधि है तो हवा की दिशा क्या होगी, केंद्र से परिधि की ओर होगी। अगला है आपका भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। तो तीनों कथन क्या है आपके सत्य हैं, इसलिए क्या होगा आपका डी होगा। अगर हम लोग बात करें उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो आपका जो है प्रति चक्रवात दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में तो ये जो है आपका वामावर्त दिशा में घूमता है। क्वेश्चन नंबर 33, आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर कौन सा है। तो कौन सा महासागर है, यह आपका है प्रशांत महासागर। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपका आर्कटिक ओशियन, यहाँ पर आपका चुक्ची सी दिखेगा, यहाँ पर आपकी है बेरिंग स्ट्रेट, ये अलास्का जो कि अमेरिका का पार्ट है, ये आपका रसिया हो गया, ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और ये आपका बेरिंग सी। तो आर्कटिक महासागर और बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, जिसको आपने जो है मैप में आसानी से देख लिया, ठीक है। इसके अलावा बेरिंग जल संधि एशिया एवं उत्तर अमेरिका को एक दूसरे से पृथक करती है। तो यह है आपकी बेरिंग जल संधि, ठीक है। इसके अलावा और भी जल संधियां इसमें दी गई हैं, उनको ध्यान से देखिए। जैसे मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया मलेशिया को। पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी भारत श्रीलंका। फुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर इंडोनेशिया। फुगारू जल संधि जापान सागर एवं प्रशांत महासागर जापान। फुशीमा जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन महासागर जापान। यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर मैक्सिको एवं क्यूबा को जोड़ती है। ओरंटो जल संधि
एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर इटली और अल्बानिया को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 34, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या दिया गया है? पहले दिया है अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी ए का क्या होगा? 3 होगा। अनुच्छेद 40 किसकी बात करता है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, यानी बी का क्या होगा? 4। तो 3 4 देखोगे आपका 2 विकल्प में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 98। ये क्या है आपका? इसके अंदर है आपका संसद सचिवालय, यानी सी का क्या होगा? 2 होगा। तो सी का 2 आपका यहाँ पर है, तो ए विकल्प आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद 239 में क्या है? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, तो आपका ए विकल्प क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो इसका संबंध है सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। इस संदर्भ में संविधान में 3 परिवर्तन किए गए। पहला, इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, यानी आर्टिकल 19। इसके अलावा इसमें सहकारी समितियों के प्रचार पर राज्य की नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत 43B शामिल किया। इसके अलावा इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा, जिसका शीर्षक सहकारी समितियां रखा गया और जिसके अंदर अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक रखा गया। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा गया है। पहला कथन है, पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, जो कि गलत है। प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, गलत दिया गया है। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अभी ये प्रश्न जो है स्टेटमेंट के रूप में यूपी पीसीएस प्री 2025 में पूछा गया है। अगला है आपका, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ये कथन आपका सही है। ये दोनों क्या थे? आपके गलत थे। अगर हम बात करें तो मुखिया जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। इसके अलावा जो है आपका वार्ड सदस्य इनका भी निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य, इनका भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अलावा आपका जिला परिषद सदस्य, इनका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इन चारों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। बाकी उप मुखिया हो गया, इसके अलावा आपका प्रमुख हो गया, उप प्रमुख हो गया, जिला परिषद अध्यक्ष हो गया, जिला परिषद उपाध्यक्ष हो गया, ये सारे जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि कोई सदन उसे बिना पारित किए रख सकता है, तो मैक्सिमम कितना होगा? 6 महीने तक। अगला प्रश्न क्या कहता है? संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, 1919 भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है न्यायपालिका और विधायिका को शक्ति, गलत है ये। केंद्रीकृत शासन प्रणाली, ये भी गलत है। दोहरी राजशाही प्रणाली, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं सही होगा। द्वैध शासन शब्द का तात्पर्य भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली से है। यह ब्रिटिश भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था जिसका उद्देश्य धीरे धीरे स्वशासन की शुरुआत करना था। तो इनमें से कोई नहीं सही था, इसलिए इसका डी होगा। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ध्यान दीजिएगा नहीं है पूछा गया है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, सही है। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, यह भी सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यह भी सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे गलत दिया है, प्रत्येक 2 वर्ष में जो है सेवानिवृत्त होते हैं, तो 1 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे 2 वर्ष होगा। ठीक है, तो इसीलिए डी आपका क्या है, सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो कौन सा है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 25 और 27 गैर नागरिकों को भी जो है ये उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित है, तो भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसके अलावा भाग 5 में क्या है? भाग 5 में है आपका संघ। भाग 6 में क्या है? राज्य है। इसके अलावा भाग 9 में क्या है? भाग 9 में जो है पंचायत है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाग 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसमें क्या है? निर्वाचन है। ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अंकित पंक्ति में ऊपर से 19वें स्थान पर और नीचे से 25वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको बहुत ही तेजी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि पंक्ति में ऊपर से अंकित 19वें नंबर पर है और पंक्ति में अंकित नीचे से जो है 25वें स्थान पर है, तो यानी अगर देखा जाए तो अंकित का जो है 2 बार जिक्र हो रहा है, यानी अंकित को 2 बार काउंट कर लिया गया है। तो हम क्या करेंगे? जैसे 19 प्लस जो है 25, इसको जोड़ लीजिए, तो 9 5 14 हो गया, 1 2 3 हो गया और एक हासिल 4 यानी 44 हो गया। अंकित को हमने 2 बार लिया था, इसलिए -1 कर दीजिए। ठीक है, तो यानी इसका क्या आ जाएगा? 43 आ जाएगा। तो इसका सीधा फार्मूला आप लोग याद रखिए, अगर किसी भी एक इंसान की ऊपर से रैंक दी गई है, ठीक है, ऊपर से अपर दी गई है प्लस उसकी लोअर रैंक दी गई है, तो दोनों को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए, तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकल जाती है। तो 25 + 19 44 -1 जो है 43। क्वेश्चन नंबर 44, उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करिए, जितनी तेजी से आप जो है ऑब्जर्व करेंगे उतनी जल्दी आपका उत्तर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो अक्षर है वो आपका ए दिया गया है, अगर आप इसमें देखेंगे तो कहीं भी ए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब जो हेट है इससे नहीं बन सकता, तो आपको सीधे उत्तर मिल जाएगा हेट। बाकी अगर आप देखोगे तो इसमें डब्ल्यू भी दिख जाएगा, ओ दिख जाएगा, आर एन। ठीक है, तो आपको सारे जो है जल्दी जल्दी इसमें दिख जाएंगे, बट ए जो है आपका ये नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? पहला वाला हेट जो है सही होगा। हेट जो है इससे नहीं बन सकता क्योंकि उसमें ए नहीं है। तो जितना जल्दी आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे उतना जल्दी आपका उत्तर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 45, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस that expresses the given sentence in the indirect speech. The shopkeeper said to him, "Don't you know what that I am your friend." तो जब भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच का प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको क्या चेक करनी है? वर्ब चेक करनी है। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो इसमें डू यूज हुआ है, यानी डोंट यूज हुआ है, जो कि क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपको पता है कि जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में डू को क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग चेक करें डिड कहाँ, यहाँ पे डिड है, यहाँ पे डज है, हटाओ इसको, यहाँ पे डू नॉट है, हटाओ इसको, यहाँ पे कुड नॉट है, हटाओ इसको, यानी आपको डिड एक जगह मिल रहा है और यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्ब को तुरंत चेक करें और सुपर फास्ट तरीके से जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। इसी तरीके से
जब भी आपका एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस का सवाल आएगा उसमें भी आपको यही करना है, वर्ब को फास्टली चेक करना है। मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आपका एक ही विकल्प में दिया रहेगा, अदरवाइज अगर दो विकल्प में कंफ्यूज भी करेगा देन आप जो है बाकी चीज़ों को चेक करेंगे, ठीक है। बाकी जो रूल्स होंगे प्रॉपर इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के, और इसके अलावा जो आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच होगा ये आपको अलग से जो आपकी इंग्लिश की क्लास लगेगी उसमें सारे रूल्स जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। क्या वर्ड दिया गया है, डिफरेंट दिया गया है। आपको तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का जो चार्ट है जो आपकी बुक्स है उससे याद तो करना ही करना है। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है तो हाउ टू अप्रोच सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा गया है डिस्टेंस, डिस्टेंट लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस की बात कर रहा होगा, दूरी की बात कर रहा होगा। तो अगर इसका विलोम देखोगे आप, एंटोनिम देखोगे तो आपको क्लोज यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये उस केस में जब आपको नहीं पता है और आपको क्वेश्चन को गेस करना है तो इस तरीके से थोड़ा सा आप सोच सकते हो, ठीक है। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, दूरस्थ यानी फार अवे। क्लोज का मतलब क्या होता है, समीप यानी नियर। इसके अलावा बियॉन्ड का मतलब होता है फर्दर अवे इन डिस्टेंस, और रिमोट का मतलब होता है रिमोट एरिया, आपने सुना होगा फार अवे इन डिस्टेंस। 47 दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा। तो दिग्दर्शन का अगर संधि विच्छेद आप करोगे तो क्या हो जाएगा, दिक धन दर्शन, यानी आपका डी विकल्प क्या होगा, सही होगा। दिक धन दर्शन यानी दिग्दर्शन, जो कि क्या है आपकी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। इसी तरीके से आपका अगर पूछा जाए दिक धन अंबर, तो इसमें क्या बनेगा आपका दिगंबर बन जाएगा। ऐसे ही आपका जगत धननाथ क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। तत् धनमय क्या बन जाएगा, तन्मय। तो ये सारा जो एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, ये आपका क्या है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। 48 एक मुंह दो बातें, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो एक मुंह है और दो बातें, तो उसका मतलब क्या निकल के आएगा, अपनी बात से पलट जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है और यहां पर आपका दीर्घायु लिखा हुआ है, ठीक है। तो सही चयन क्या होगा, दीर्घायु होता है। क्या होता है, दीर्घायु। ये भी आपका गलत दिया गया है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। इसके अलावा कुछ वर्ड जैसे कई बार पूछे जाते हैं, जैसे आपका संगृहित होता है, ठीक है, संगृहित कई बार पूछा गया है। इसके अलावा आपका पूर्ति होता है, ठीक है, ये भी आपका शुद्ध है। इसके अलावा आपका क्षत्रिय होता है। इसके अलावा आपका सुश्लिष्ट होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, सब जो है शुद्ध वर्तनी वाले। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यहाँ पर 21 दिया गया है, 31, यहाँ पर 52, 39, 46, 85, 15, 83, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो जनरली आपको दो तीन लॉजिक्स जो है लगाने होते हैं। पहला आप लोग कोशिश करें कि इनको ऐड कर लें, कभी कभी इनको ऐड करके ये बनता है, ठीक है। कभी कभी माइनस भी होता है, कभी कभी डिवाइड का भी कॉन्सेप्ट लग जाता है और कभी कभी मल्टीप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट लगता है। तो इस तरीके से आप लोग सोचेंगे, जो अप्रोच आपका फिट बैठेगा उसके अकॉर्डिंग आपका उत्तर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 21 + 31 अगर हम करें तो हमें 52 मिल रहा है, 39 + 46 करें तो 85 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम 16 + 83 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 9 8 1 9, यानी आपको 99 मिल जाएगा। आपका डी विकल्प क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, एक खेत में कुछ बत्तख और घोड़े मौजूद हैं, कुल मिलाकर 120 पैर और 50 सिर हैं, तब बताइए कि खेत में कितने घोड़े हैं। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सवाल होता है। तो यहाँ पर बत्तख दिया गया है और घोड़े दिए गए हैं। चलो आप लोग मान लो कि बत्तख कितने हैं, एक्स हैं, और घोड़े कितने हैं, वाई हैं। तो आपको पता है कि भाई बत्तख के एक जो है सिर होगा, घोड़े का भी एक सिर होगा, बत्तख का होगा आपका 2 पैर, घोड़े का होगा आपका 4 पैर। तो समीकरण बना लो। तो
120 पैर कुल हैं, ठीक है, और 50 सिर हैं। तो सिर का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये आपका सिर हो गया टोटल, जो कि दिया गया है 50। तो पहला समीकरण बन गया। दूसरा कह रहा है कि 120 पैर, तो बत्तख के कितने पैर, 2x हो जाएगा, दो होते हैं एक के, तो 2x हो गया, और घोड़े के 4 होते तो ये 4y हो गया। तो कुल पैर कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है दो समीकरण बना लोगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है, आसानी से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहां पर आपका आ जाएगा y क्या आ जाएगा, आपका 40 आ जाएगा, यानी घोड़ों की संख्या जो है अगर आप निकालोगे जो है वो कितनी आ जाएगी, ये 4y 40 आएगा, y कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये इक्वल टू 100 बन जाएगा। दोनों को माइनस करोगे तो 2y जो आएगा आपका 20 आ जाएगा, यहाँ पे y क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी घोड़ों की संख्या क्या होगी आपकी 10 होगी, यानी सी विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको सीधा यही करना, इक्वेशन बनानी है, सिर का अलग से बना लेना, जैसे x प्लस वाई हो गया, अगर सिंगल सिंगल सिर है, और पैर के अकॉर्डिंग अगर देख लेना, बत्तख घोड़ा है या कोई और भी जानवर दिया गया है तो उसका पैर देख लेना। जैसे जिसके 2 होंगे, जैसे मान लो इसमें 2 था तो 2x हो गया, और इसमें जैसे घोड़े का 4 था तो 4y हो गया। तो जो मान दिया गया उसको पुट कर लेना, जैसे इसमें 120 पैर दिया गया था तो ये 120 हो जाएगा, और फिर दिया गया था 50 तो ये 50 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लेना, एक्स वाई का मान निकाल लेना, जो पूछा जाएगा उसको आप लोग बता देना। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है, 15%, 20% एवं 30% की क्रमिक छूट एक एकल छूट निम्नलिखित में से किसके समान होगी। तो यहाँ पर 3 जो है क्रमिक छूट दी गई है, तो इसका सिंपल अप्रोच होता है, जैसे 2 क्रमिक छूट अगर x और y हैं तो इनका जो एकल छूट निकल के आता है वो आता है आपका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। इससे 2 का निकल के आता है, लेकिन इसमें 3 दिया गया, तो पहले इन दोनों का निकाल लो, फिर जो नेट आएगा फिर उसका इसके साथ निकाल लेना, इससे आपका निकल जाता है। जैसे 15 और 20 दिया गया तो x का मान 15 हो गया और प्लस 20 हो गया, माइनस 15 गुणे 20 बटे 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 20 पंचे 100 हो गया, और 5 3 15, और 15 प्लस 20 ये हो गया 35, 35 माइनस 3 कितना आ गया 32। तो इन दोनों का जो नेट आया वो कितना आया, 32% आया। अब इस 32 को 30 के साथ निकाल लो, तो 32 प्लस 30 माइनस 32 गुणे 30 बटे 100 हो जाएगा। तो 32 प्लस 30 ये कितना होगा आपका 62 होगा, 62 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से ये कट जाएगा, और 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 और 10 से डिवाइड करोगे 9.6, तो 62 माइनस 9.6 कर लो, तो क्या आ जाएगा 52.4% आपका आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जब भी क्रमिक छूट के बारे में सवाल आए, चाहे 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, कितना भी दिया हो, जो आपके 2 हैं पहले उनका नेट निकालो, फिर अगले के साथ जो इसका नेट जो नेट आएगा अगले के साथ इसी फार्मूले से एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 से निकाल लो, ठीक है। तो आपकी एकल छूट निकल के आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं और 14 दिनों के लिए कुल 28,000 रुपये प्राप्त करते हैं। कार्य में ए की दक्षता बी की दक्षता की 4 गुनी थी, ए का दैनिक वेतन क्या था, ठीक है। तो जो दक्षता है ए की वो क्या है, बी की 4 गुनी, यानी ए इज इक्वल्स टू 4b। तो यहां से अगर निकालोगे तो ए बाई बी कितना आ जाएगा 4:1, यानी ए और बी की जो दक्षता का अनुपात आ जाएगा वो 4:1 आ जाएगा। अब जिसकी जितनी दक्षता है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है दैनिक वेतन भी मिलेगा, जिसकी दक्षता ज़्यादा होगी उसको वेतन ज़्यादा मिलने वाला है। तो 14 दिनों के लिए कुल 28,000 रुपये प्राप्त किए थे, तो एक दिन का निकाल लो, तो 28,000 डिवाइड बाई 14 आ जाएगा, तो कितना आएगा 14 दूनी 28, यानी 2,000 रुपये मिल के दोनों ने एक दिन का वेतन कमाया। तो ए का इसमें पूछा गया है कि दैनिक वेतन क्या था, तो ए को 4 भाग मिलने वाला है, यानी 4 डिवाइड बाई 4 धन 1 गुणे 2,000, यानी 4/5 गुणे 2,000,
तो 5 चौक 20 और 4 चौक 1600, यानी 1600 रुपये जो है मिलेगा आपका ए को और 400 रुपये मिलेगा बी को। तो पूछा किसका गया है, ए का पूछा गया, यानी क्या होगा 1600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 54, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने चरखा एवं खादी, ग्राम स्वच्छता, छुआछूत उन्मूलन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामोद्योग, सामुदायिक समरसता पर जो है फोकस किया। अगला प्रश्न है आपका 55, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। 56, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र फर्की राजवंश की स्थापना किसने की? तो मलिक उल फर्क ने। फिरोज तुगलक ने अपने एक अधिकारी मलिक उल फर्क को जौनपुर का गवर्नर बनाया था। 1350 के बाद तुगलकों की शक्ति कम होते ही मलिक उल फर्क ने जौनपुर को स्वतंत्र घोषित किया और फर्की वंश की स्थापना की। जौनपुर को सिराज ए हिंद भी कहा गया। फर्की वंश के प्रमुख शासक कौन रहा है? मलिक उल फर्क ये संस्थापक था, इब्राहिम शाह, हुसैन शाह। क्वेश्चन नंबर 57, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं जोरबे संस्कृति से। जोरबे संस्कृति पश्चिम भारत में मुख्य रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में फैली हुई थी। यह ताम्रपाषाण संस्कृति लगभग 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी, जिसमें दो अलग अलग चरण थे। प्रारंभिक जोरबे जो कि 1400 से 1000 ईसा पूर्व और अंतिम जोरबे जो कि 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रति व्यक्ति आय के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। पहला कथन है, यह एक राष्ट्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की राशि है, जो कि सही है। यह जनसंख्या के जीवन स्तर का मूल्यांकन करता है, ये भी सही है। यह पूरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी आपका सही है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? उपरोक्त में सभी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं? तो कितना? 1%। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है धातु और सूची 2 में दिया गया है संबंधित रोग। पहला है आपका आर्सेनिक। तो आर्सेनिक की वजह से क्या होगा? आपका मस्तिष्क सूजन, यानी ए का क्या होगा? 2 होगा। कैडमियम, कैडमियम की वजह से क्या होता है? हड्डियों में कमजोरी, यानी बी का क्या होगा? 3 होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड की वजह से क्या होता है? फेफड़े का कैंसर, यानी सी का 1। बेरियम की वजह से क्या होता है? श्वसन संबंधी समस्या होती है, यानी डी का क्या होगा? 4। तो 2314 हो जाएगा। तो 2314 कहाँ है? 2314, यानी ए विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नसिका संकुलन कंजेशन के लिए उत्तरदायी है? तो वह है आपका हिस्टामिन। सर्दी, एलर्जी या संक्रमण के दौरान शरीर द्वारा हिस्टामाइन रिलीज होने पर नाक की रक्त वाहिकाएं जो होती हैं वो फैल जाती हैं। म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिससे नाक बंद हो जाती है और नाक बहने, छींकने व खुजली जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर इस समस्या से राहत के लिए एंटी हिस्टामिन देते हैं, जो हिस्टामिन के प्रभाव को जो है रोकता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके
कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला है आपका लेक्स लोकी अधिनियम, तो ये कब आया था? 1850 में। अगला है बंगाल टेनेंसी अधिनियम, ये आया था 1885 में। अगला है आपका आयु की सहमति अधिनियम, यह आया था 1891 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये कब आया था आपका? 1904 में। इसको बोलते थे कर्जन एक्ट। तो आप लोग देखेंगे तो एक ऑर्डर में ही आपका लगा हुआ है, यानी इसका क्या होगा? 1 2 3 4, 62 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। पहला है आपका फुतू उफ फलातिन, तो ये किसका है भाई? ये है आपका अब्दुल मलिक इफामी का, यानी ए का क्या होगा? 2 होगा। तो ए का 2 जो है 2 विकल्प में दिया गया है। अगला है आपका फुतुहात ए फिरोज शाही, ये किसका है? तो फिरोज शाही लगा है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो फिरोज शाह तुगलक का, यानी बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि इसी विकल्प में दिया गया है, यानी उत्तर आपका सी क्या होगा? सही होगा। इसके अलावा तारीख ए फिरोज शाही, ये किसका है? ये आपका जियाउद्दीन बर्नी का है। और खुजैन उल फुतूह, ये किसका है आपका? ये अमीर खुसरो का है। क्वेश्चन नंबर 54, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण जो है विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा किया गया था। अनंत सागर दक्षिण भारत में स्थित एक प्राचीन मानव निर्मित जलाशय है, टैंक या रिजर्वायर जिसे बोलते हैं। यह मध्यकालीन दक्षिण भारत की जल संरचना प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इस जलाशय का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान कराया गया था। विजयनगर साम्राज्य भारत में 14वीं से 17वीं सदी तक प्रभावशाली रहा। उनकी प्रमुख नीतियों में से एक थी उन्नत जल प्रबंधन, बड़े जलाशय, बांध, चैनल और सिंचाई व्यवस्थाओं का निर्माण करना। कृष्णदेव राय ने अपने ग्रंथ आमुक्त मालरद में भी जल संरचना सुधार का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 55, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो ये थे आपके अकबर के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 66, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? फिनोल एवं फ्लोवेनाइड्स की वजह से। तुलसी में फिनोलिक यौगिक और फ्लेवोनाइड्स ही इसके एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा तुलसी में और भी महत्वपूर्ण रसायन पाए जाते हैं, जैसे है आपका पहले यूजेनाल, यह जो है दर्द, सूजन और बैक्टीरिया रोकता है। दूसरा है लाइनोल, मानसिक शांति देता है। अगला है आपका एपिजेनिन, एंटी कैंसर गुण होता है। अगला है आपका रोसमार्निक एसिड, जो कि शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? Which one of the following cellular organelles contains DNA? तो विकल्प ए आपका सही होगा, सूत्र कणिका, केंद्रक और हरित लवक, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। अगर हम लोग केंद्रक की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। यहाँ क्रोमोसोम्स के रूप में डीएनए मौजूद रहता है। यूकैरियोटिक कोशिका में अधिकांश डीएनए केंद्रक में होता है। केंद्रक का यह डीएनए माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। अगला है आपका सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस कहा जाता है। इसमें अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एमटी-डीएनए होता है। यह डीएनए केवल माता से ही अगली पीढ़ी में जाता है। यह डीएनए ऊर्जा उत्पादन से संबंधित प्रोटीन बनाता है। अगला है आपका हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, पौधों में पाया जाने वाला हरा प्लास्टिड जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें भी अपना क्लोरोप्लास्ट डीएनए यानी सीपीडीएनए होता है। यह डीएनए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें अपना डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो क्या पूछा गया है? एक नहीं है। तो क्या क्या विकल्प हैं? पहला है वितरण विधि, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो कौन सी नहीं है? आपका वित्तीय विधि जो है राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। राष्ट्रीय आय आकलन की 3 विधियां कौन सी हैं देख लेते हैं। विधि का नाम है, क्या मापा जाता है, मुख्य घटक क्या है, उपयोग क्षेत्र क्या है। पहला है उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड। क्या मापा जाता है? एक वर्ष में देश में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। मुख्य घटक क्या है? अंतिम उत्पादन मूल्य संवर्धन। उपयोग क्षेत्र कृषि, उद्योग, खनन आदि में इसका उपयोग होता है। अगली है आय विधि, इनकम मेथड। क्या मापा जाता है? उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कुल आय। मुख्य घटक क्या है? वेतन, किराया, ब्याज, लाभ। उपयोग संगठित क्षेत्र फैक्टर इनकम विश्लेषण में। अगली है आपकी व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। क्या मापा जाता है? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च। मुख्य घटक क्या है? सी प्लस आई, जी प्लस एक्स माइनस एम। उपयोग मैक्रो आर्थिक व्यय विश्लेषण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गति विधि तक आपको लेके जाना है। तो पहला दिया गया है आपका पाई मेफान की खोज, न्यूटन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज। तो आपको पता ही है ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज होगा, फिर प्रोटॉन की खोज या होगा, फिर आपका न्यूट्रॉन की खोज और फिर आपका पाई मेफान की खोज। यानी आपका क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। यानी विकल्प सी क्या होगा? आपका सही होगा। आइए थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की। उन्होंने कैथोड रेज नली, कैथोड रे ट्यूब पर जो है प्रयोग किया था। इससे पता चला कि ये किरणें नकारात्मक चार्ज वाले कणों से बनी हैं। शुरुआत में इन्हें कॉर्पस्कल कहा गया, बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। यह सबसे पहले खोजा गया कण है। प्रोटॉन खोज 1917 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। उन्होंने नाइट्रोजन गैस पर अल्फा कणों का विकिरण किया। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक बाहर आया, जिसे धन आवेशित कण प्रोटॉन कहा गया। अगला है आपका न्यूट्रॉन खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की। उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की। इससे एक निष्प्रभावी न्यूट्रल कण निकला, जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। न्यूट्रॉन की खोज प्रोटॉन के लगभग 15 साल बाद हुई। अगला आपका है पाई मेफॉन। पाई मेफॉन एक प्रकार का मेफॉन कण है। इसकी खोज 1947 में सीएफ पावेल ने की थी। इसे उन्होंने कॉस्मिक किरणों के फोटोग्राफिक अध्ययन के दौरान देखा था। यह कण नाभिकीय बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से यह परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालानुक्रम को इंगित करता है? ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिए गए हैं? मार्ले मिंटो सुधार है, गांधी इरविन समझौता है, अगस्त प्रस्ताव है, जलियांवाला बाग तरफदी है। तो मार्ले मिंटो सुधार कब था? ये आपका 1909 में। इसके अलावा जलियांवाला बाग तरफदी कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 13 अप्रैल 1919 को। इसके अलावा इसमें दिया गया है आपका गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। फिर दिया गया है आपका अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो है आपका ये आया था अगस्त 1940 में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार 1909, फिर आपका जलियांवाला बाग तरफदी 13 अप्रैल 1919, फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, फिर आपका अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940। यानी सी विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 71, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो ये कार्य किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है आपका, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो इसमें नाम दिया गया है आपका खिज्र खां का दिया गया है। तो खिज्र खां का जो कार्यकाल था 1421 तक था। मुबारक शाह का 1421 से 1434। इसके अलावा अलाउद्दीन आलम शाह का जो कार्यकाल था 1445 से 1451। मोहम्मद शाह 1434 से 1445। तो अगर इसको आप ऑर्डर में लगाओगे तो क्या हो जाएगा? पहले आपका आ जाएगा खिज्र खां, फिर आपका आएगा मुबारक शाह, फिर आपका आएगा मोहम्मद शाह और लास्ट में आएगा अलाउद्दीन आलम शाह, यानी 1324 आपका क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो सबसे पहले क्या आएगा? भुक्ति आएगा, फिर आपका विषय आएगा, फिर आपका वीथी, फिर आपका आएगा ग्राम। भुक्ति जो था आपका ये सबसे बड़ा प्रभाग था, विषय जो था ये प्रांत या जिला था, वीथी जो है नगर कस्बा था, ग्राम क्या था? गांव और आसपास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 74, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड फेनमैन को। रिचर्ड फेनमैन ने 1959 में एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। इसमें उन्होंने नैनो स्तर पर सामग्री को नियंत्रित करने और मशीन बनाने की संभावना पर चर्चा की थी, जिसे नैनो टेक्नोलॉजी की नींव वहां पर माना जाता है। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को बदला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन नैनो ट्यूब हो गया, नैनो सेंसर्स हो गए, नैनो मेडिसिन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो आयोडीन की प्राप्ति लेमिनेरिया से होती है। लेमिनेरिया जो है आपका एक भूरे रंग का शैवाल होता है। यह समुद्री शैवाल अपनी उच्च आयोडीन सामग्री के लिए जाना जाता है, जिसे कंपास या केलब भी कहते हैं। आप लोग जानते हैं आयोडीन का उपयोग चिकित्सा, फोटोग्राफी और रासायनिक उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है? तो विटामिन B12। सीलियक रोग विटामिन B12 सहित कई पोषक तत्वों की कमी से हो सकता है, क्योंकि यह रोग छोटी आंत के अवशोषण को प्रभावित करता है। विटामिन B12 सीलियक रोग से पीड़ित लोगों में अक्सर विटामिन B12 का स्तर जो है कम हो जाता है। ठीक है, और विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है, विटामिन ई की कमी से जो है तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, और विटामिन के की वजह से क्या होता है? इसकी कमी से जो रक्त का थक्का है वो जमना जो है थोड़ा सा बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है आपका, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो आपका क्योलार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 79 प्रश्न क्या आपका कह रहा है, कौन सा कार्य मॉडुला ऑब्लिगेटा द्वारा नियंत्रित होता है? तो पहला है आपका छींकना, दूसरा है उल्टी करना, तीसरा है आपका खांसना। उपरोक्त में सभी, तो ये सारे कार्य जो है मॉडुला ऑब्लिगेटा द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। लूसेंट विज्ञान की क्लास समाप्त हो चुकी है, सारे पॉइंट्स उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेद विभिन्न देवताओं को प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह है? तो कौन सा वेद है आपका? वो है आपका ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 81, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। विभाग दिया गया, संबंधित कार्य दिया गया। पहला है आपका दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज क्या था भाई? ये था आपका सैन्य विभाग, यानी
1 का क्या हो जाएगा सी, जो कि दिया गया है सिर्फ आपका एक विकल्प में, यानी उत्तर तो हमें मिल जाएगा इसी से ही। बाकी दिया है आपका दीवान ए रफालत, ये क्या है, ये आपका विदेश और धार्मिक मामलों का विभाग है। अगला है दीवान ए इंसा, ये क्या है, संचार मंत्रालय हो गया। अगला है दीवान ए विजारत, ये क्या है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका वित्त विभाग हो जाएगा, यानी डी का आपका देखा जाए तो 4 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आपका विकल्प ए क्या होगा 81 का सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है, 1936 में। कब, 1936 में, मुंबई में। अगला प्रश्न है आपका, शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है, यानी द सॉफ्टनेस ऑफ शेविंग क्रीम इज इनहैंस्ड बाय, तो ये किसकी वजह से होता है, पोटेशियम कार्बोनेट की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 84, फिलोसफर्स ऊल रासायनिक दृष्टि से ये क्या होता है, ये है आपका जिंक ऑक्साइड। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो ये है आपका पेनिसिलियम। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ जो है माना जाता है, तो ये है आपका तिरुकुरल। अगला प्रश्न है आपका, फैल क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए जो है आपको मिलान करना है, ठीक है। पहला है आपका, एक है आपका, देखिए पहले यहां से पकड़ लीजिए, जैसे है आपका ऑफ्टियोलॉजी, ठीक है, तो ऑफ्टियोलॉजी मतलब हड्डी, तो यहां से पकड़ में आ जाएगा 2 का बी, और 2 का बी जो है कहाँ है, सिर्फ एक में है, तो कभी कभी एक से काम हो जाता है, ठीक है। ऐसे आपका माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या हो जाएगा आपका कवक का अध्ययन, ठीक है। लेपिडेटेरियोलॉजी ये आपका तितलियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी ये आपका पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा, यानी ABCD आपका सीधा सीधा जो है मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है, तो उपरिका का मतलब क्या है, भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 90, कर्तन यानी फ्लैश एवं दहन बर्न कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है, तो क्या उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 91, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के पहले शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। नाम के प्रमुख संस्थापक नेता कौन थे, भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र की तरफ से नासिर, इंडोनेशिया की तरफ से सुकार्नो, घाना की तरफ से क्वामे नक्रुमा, यूगोस्लाविया की वजह से की तरफ से जो है टिटो ने जो है। क्वेश्चन नंबर 93, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह कौन सा है आपका एजोला। अगला प्रश्न है आपका, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, तो ये जो है आपका तेलंगाना में प्रचलित है। इसी तरीके से भांगड़ा गिद्दा पंजाब में, गरबा डांडिया गुजरात में, झूमर झारखंड पश्चिम बंगाल, कर्मा नृत्य झारखंड छत्तीसगढ़, घूमर राजस्थान में, लावड़ी जो है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, इसके द्वारा ऊर्ध्वापातन के द्वारा, यानी सब्लिमेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, मिट्टी तैयार करोगे, फिर बुआई होगी, फिर सिंचाई होगी, फिर क्या होगी आपकी
कटाई होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो इसकी सिफारिश तारापुर समिति ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज द स्लोगन ऑफ व्हिच रिवॉल्यूशन? ये था आपका अमेरिकन क्रांति का नारा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में 14 जुलाई किस ऐतिहासिक घटना के कारण जो है मनाई जाती है? तो किस वजह से मनाई जाती है? बास्तील का पतन हुआ था इस दिन। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को बास्तील किला गिराया गया था। यह फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है और हर साल बास्तील दिवस या फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? तो बिहार की 11.3% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि शेष 88.7% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 2023 की जाति जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर 953 कितनी 953 जो है महिलाएं हैं, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है। राष्ट्रीय औसत कितना है? 943 है। ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात 943, बिहार का 918 2011 के अनुसार। लेकिन अगर वही बात होगी जो अभी 2023 में जात जनगणना हुई है उसके अनुसार जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। कितना हो गई है बिहार का लिंगानुपात? 953 हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका ये 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, इस सीरीज को हमने जो है काफ़ी थोड़ा सा लॉन्ग लेके चले हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखा गया है जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। तो जो लोग इस सीरीज को सीरियसली फॉलो किए हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के साथ चलना है या फिर इसको जो है नॉर्मली लेके चलना है, क्योंकि अगर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग नहीं जाएंगे तो आपका जो पूरा टेस्ट होगा वो आपका 45 से 46 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेकर जाएंगे तो पूरा टेस्ट जो है आपका वो 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 से 2 घंटे के बीच में आपका होगा। ठीक है, तो आपकी परीक्षा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये कमेंट करना है, सजेशन देना है कि किस तरीके से जो है टेस्ट को लेकर चलना है। जिस तरीके से ये वाला टेस्ट चला है ऐसे लेके चलना है, अदरवाइज जो है कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लेके चलना है। ठीक है, और प्लस अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है प्लीज़ कमेंट करें आई हैव डन इट। ठीक है, जितने छात्र बिहार एफआई का एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी कमेंट करें ताकि आइडिया लग सके कि कितने छात्र हैं जो बिहार एफआई एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।